नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। किसानों का आंदोलन यहां बरकरार है और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ये किसान भाई यहां पर हर शाम यूं ही गुजारते हैं। यहाँ पर आग का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है। और ऐसे ही इनको अपनी बात कहते हुए आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए सरकारों ने अपने कान बंद कर रखे हैं। इसके अलावा जो बात अब उभर कर सामने आई है, इनकी खामियां, जो कमियां यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी बड़ी बातें जो आप भी सुनेंगे तो एक बार के लिए आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ तक कि इनको ठंड का ही सामना नहीं करना पड़ रहा, कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे इनको गुजरना पड़ रहा है। सभी भाइयों से यहाँ पर जानेंगे और पूछेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका वास्तविक में यहाँ पर इनको सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, क्या क्या समस्याओं का अभी सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पर? सर आज किसान आंदोलन का 33वां दिन चल रहा है। बिल्कुल सर। सर वो तो आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कड़ी में, धूप में और सर्दी में किसान बैठे हैं अपनी हक के लिए। बिल्कुल। और अपनी जमीन के लिए। बिल्कुल। और इसके ये जो 3 काले कानून बनाए ना जी, ये किसान के हित में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो सर जो ये अपना हक है ना, किसान छोड़ेंगे नहीं, लेके रहेंगे। बिल्कुल सर इसमें मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मुझे गर्व है और मेरे से भी रहा नहीं गया। मैं खुद यहाँ से 10 दिन से बैठा हूँ जी। और सर जो ये जो लाइट सप्लाई हो रही है ना जी, यही मैं संभाल रहा हूँ और इसको जगह जगह से देख रहा हूँ जी। और हर रात, पूरी रात और दिन मेरी ड्यूटी चल रही है। बिल्कुल। कौन सी और तकलीफों का सामना हो करना रही पड़ है रहा है आपको? सर यहाँ पर उपद्रव ज्यादा फैल रहे हैं। किस प्रकार से? जैसे लाइट के तार काट देते हैं, जगह जगह से टुकड़े कर देते हैं जी। और काट के ले जाते हैं जी। कम से कम आज 50 टुकड़े में जॉइंट मैंने किए हैं जी। और लाइट सही की है जी। कैसे जैसे करके। कौन है ये लोग जो काट रहे हैं? आपको क्या लगता है जो मतलब आपको तकलीफ दे रहे हैं? सर ये तो आपको भी पता है, कौन कर सकता है? विपक्ष कर सकता है। आंदोलन के विरोधी होंगे। जो किसान आंदोलन के विरुद्ध है वो ही कर सकते हैं। हम ये नाम नहीं ले रहे हैं जी, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं जी। विपक्ष का। लेकिन जो आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो पुलिस की सुरक्षा भी दी गई है, बाहर की साइड में सुरक्षा दी गई है, वो क्या कार्य कर रही है? सर सब अपने अपने बारे में सोच रही है। पुलिस भी ध्यान दे रही है, हमारा इतना ध्यान नहीं दे रही पुलिस। पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। चलो, पुलिस तो अपनी ड्यूटी निभा रही है, फिर भी इतनी जो मतलब लापरवाही किस प्रकार से बढ़ती जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की बड़ी दुखद वाली बात है कि किसान भाई यहाँ बैठे हैं, अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इनको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। यहाँ पर तकरीबन 33 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन चलते हुए। ऐसी बातों का सामना जो अभी हम यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, इनकी बातें, तो हमें बड़ी अजीब लग रही है, अटपटी लग रही है। सरकार की खामियां इसमें नजर आ रही हैं। सभी भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें रही अब्दुल जो घटनाएं, इनके बारे में तो हम सब मिलकर इनका निपटारा हम ही खुद करेंगे तब होगा। और रही बात भारत सरकार को, जो ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए जी। 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर भारत का किसान सर्दी के मौसम में जी, सभी किसानों के घर पर लहलाती हुई फसल तैयार हो रही है, लहलाती हुई सब्जी तैयार हो रही है जी। अब सब्जी तोड़ने वाले ये मजदूर छोड़ के आए हैं, जी। फसल पी रही है, उनमें मजदूर छोड़ के आ रहे हैं, तो मजदूरों की जो दाढ़ी लग रही है जी, उसका जो खर्चा हो रहा है, जी, अब वो खर्चा हो रहा है तो जो पैदावार होगी वो खर्चावार में से इनकी कमी होगी, जी। वो कमी होगी, खेत में कमी होगी, किसान की कमी होगी, देश की कमी होगी। इसमें 51% खेती दे और लगभग 30% पशुपालन, 81% लगभग किसान पर देश निर्भर है। हिंदू की बात नहीं है ये, जी। मुस्लिम की बात नहीं है,
सिख की बात नहीं है, जैन की बात नहीं है, बौद्ध की बात नहीं है, फारसी की बात नहीं है। वो समय चला गया, फूट डालो राज करो, वो समय चला गया। ये वही समय लाना चाहते हैं। भाई हम फूट डालेंगे किसानों में, इनका किसान आंदोलन सक्रिय होने नहीं देंगे, लेकिन वो समय हम आने नहीं देंगे। इनको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली का ये शाहजहांपुर बॉर्डर ही नहीं है। दिल्ली के लगभग 5 बॉर्डर हैं और 500 बॉर्डरों के ऊपर लगभग 1 महीने से किसान 10,000 20,000 की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों में किसान लगभग 1 महीने से 500 बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं। किसान के नुकसान तो वही हो रहा है, हम नुकसान की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि नुकसान तो हमारे महीने होगा, 2 महीने होगा, 6 महीने होगा, साल भर तक होगा ज्यादा से ज्यादा। साल भर में तो झुकना ही झुकना इसको पड़ेगा, और साल भर में नहीं झुकेगा तो जाएगा कहां लाल किले पर? हम तिरंगा नहीं लहराने देंगे इसको। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अभी इतना छोटा नुकसान हो रहा है, जब 500 बॉर्डर बंद होंगे दिल्ली के, सरकार अभी सोच नहीं रही है, 500 बॉर्डर बंद होंगे, 500 बॉर्डर बंद होने के बाद में पूरा ट्रैफिक जाम होगा, पूरा ट्रैफिक जाम होगा, सब्जी नहीं पहुंचेगी किसी के पास में, किसी के पास में खाने का सामान नहीं पहुंचेगा, देश की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाएगी। और ये देश का चलाने वाला पूरा, भाई देश को चलाने वाला कौन है? देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसान की तरफ देख नहीं रहा है। आगे की अर्थव्यवस्था है या आगे होने वाला क्या, भविष्यवाणी आगे क्या होने वाली, ये सोच नहीं रहा है। ये तो इसको आंदोलन को ऐसे ले रहा है कि हल्के में ले रहा है। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में क्या हुआ था? जब लाहौर से दिल्ली 5 दिन में डाक पूछा करती थी, उस समय की मैं बात करना चाहता हूं। जब 1857 की क्रांति चली थी, उस समय में 5 दिन से लाहौर से दिल्ली डाक पूछने का समय लगता था। तो ये तो समय कौन सा है? आज घर में 20 सदस्य हैं, तो 20 सदस्य के पास में 40 फोन है। एक परिवार, एक मेंबर के पास 2-2 फोन है। सैटेलाइट का जमाना है। मेरे को ज्यादा कहने की कहां नौबत आ गई। ये विकास की बात करता रही, मैं विकास की बात है, मैं पार्टी की बात नहीं करता था। यहाँ पर न कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता, न कोई यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता, न मार्क्सवादी की बात करना चाहता। अभी तो ये किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये विकास की बात करता है। मेरे को ज्यादा बताने की नौबत कहाँ आ गई? विकास लग रहा है क्या आपको देश में? मेरे को बताओ। बिल्कुल सही बात है। मैं मीडिया वालों से कभी बात नहीं करता हूँ, पहले दफे आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कि अगर आप विकास की बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर विकास के नाम पर अगर मोदी की सरकार कहती है, तो हम आप वही चीज़ बता रहे हैं जो उनके द्वारा कही गई है कि हमने इतने लोगों के घर के अंदर जो गैस के चूल्हे करवा दिए हैं, सड़कें बना दी है, और जो वो कहती है वो विकास के नाम पर वो किया है उन्होंने। 500 रुपए का गैस मिल रहा था। अभी मैंने, कौन सा विकास? मेरा गांव है दादिया रामपुरा, विधानसभा क्षेत्र खंडेलार, जिला सीकर, राजस्थान में पड़ता है। मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा था। मैं लगातार 15 साल से 20 साल से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की 2-3 मैंने ट्रेनिंग कर ली सेवा दल की, और मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का पूरा, पहले राजस्थान का चुनाव प्रबंध था, अभी ये कोविड का प्रबंध था ऑल इंडिया। इन्होंने सरपंच के लिए, मेरे गांव वालों ने सब ने तन मन और धन से, निस्वार्थ भावना से मेरे को इतने वोट डाले, हार ही नहीं सकता। मेरी आत्मा क्या, सब गांव वाले रोने लग गए। इन्होंने ईवीएम हैंग करवाती, मैंने हार नहीं मानी, तो कितने दिन ईवीएम हैंग करवाएगा। मैंने पूरे देश का दौरा स्टार्ट किया। मैंने जयपुर से जब स्टार्ट किया तो इन्हें सरकार के द्वारा अत्याचार करना स्टार्ट करा, पुलिस के द्वारा लाठियां। मैंने हरियाणा बॉर्डर पार किया तो हरियाणा बॉर्डर के द्वारा पुलिस पर अत्याचार। मैंने दिल्ली पार की, दिल्ली पुलिस ने तो नहीं किया, लेकिन यूपी पुलिस के द्वारा अत्याचार। फिर मैं जैसे ही हिमाचल परमाणु में मेरे को कोविड कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। वहां पर मैंने 5वीं मंजिल से फलांग नीचे लगा के हार नहीं मानी। फिर मैं उत्तराखंड पहुंचा बॉर्डर। उत्तराखंड जाने के बाद उत्तराखंड पुलिस के द्वारा बिना वजह से अत्याचार, मेरे को फोक्स बना रखा है इन्होंने। तो भाई कांग्रेस पार्टी यहीं बैठी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ। मैं एक किसान आदमी हूँ, मैं यहाँ कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने मेरे को फोक्स बना रखा है। भाई है जो है, लेकिन मैं किसानों के हित की बात करना चाहता हूँ। आज ये विकास की बात करना चाहता है, विकास की मैं बात बताऊँ। छोटी सी बड़ाई की बात नहीं है। शहादतें कौन दी देश के लिए? कौन दी शहादतें?
इंदिरा गांधी गोली खाकर खत्म हो गई, महात्मा गांधी गोली खाकर खत्म हो गए, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, उन्होंने दी शहादत देश के लिए। राजीव गांधी जी क्या बात करते थे, 21वीं सदी में मैं कंप्यूटर ला दूंगा। 21वीं सदी अब चल रही है। जो 2011 में झाड़ू निकालने वाली के पास फोन आ गया था, 11 साल बंदे की एडवांस सोच थी, उसको कहते हैं विकास। करने और फड़ने में फर्क होता है। मैं तो सत्य की बात करता हूँ, झूठ की बात मेरे बर्दाश्त नहीं है। मैं हमेशा सत्य की बात करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बिल्कुल सही है। देखो, किसान मुद्दे से हटकर हम बाहर गए, लेकिन वास्तविकता यही है जो इन भाई ने बताया, इतनी डीपली इन्होंने बताई, और वो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि जो बाकी हम पहुंचे किसी और चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो वास्तविक में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और भाई भी हमारे यहाँ बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों की यहाँ पर तकलीफ इनको झेलनी पड़ रही है। इनसे बात करेंगे और भाई है, इनसे बात करेंगे। पहले भाई साहब से पूछेंगे कौन सी तकलीफ़ों का यहाँ पर जो सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी लाइट के जो तार हैं काट दिए जा रहे हैं, से उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखजीत सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट गंगानगर और पंचायत समिति पदमपुर से हूँ। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, कठिनाई सबसे बड़ी जो हमारे बीच में है, ना सर्दी से है, ना हमें किसी तार काटने से है, ना किसी और चीज़ है। हमें जो 3 काले बिल हमारे ऊपर थोपे गए हैं, प्रॉब्लम हमें उनसे है। ना हमें ठंड लग रही है, आज लाइट काटे, तार काटे, कुछ भी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे ऊपर बिल थोपे गए हैं वो रॉन्ग हैं, गलत हैं। उनका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि एक चीज़ ये है कि आज की डेट में जो मंडी समितियां चल रही हैं पूरे राजस्थान में या पूरे इंडिया में, मंडी समितियां संगठित नहीं है। आज जहाँ पे अपने बैठे हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर में, यहाँ भी मंडी समितियां संगठित नहीं है। जो मंडी समितियों का इन्होंने एक आंकलन है, उसके सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ होने वाला है, हमारे को डर नहीं होने वाला है हमारे साथ में। वो मैं आपको 3 एग्जाम्पल, जो 3 हमारे ऊपर बिल थोपे गए हैं, मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बताऊंगा कि फर्स्ट, पहली बात मैं ये बोलूँगा कि जो मंडी समिति को ख़त्म करने की बात है, जो हमें ये लगता है कि MSP ख़त्म होगी, वो कैसे होगी कि आज जो मंडी समितियाँ यहाँ पे लागू हैं, जो मंडी समिति के बाहर खरीद करेगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट, मंडी समिति में टैक्स लगता है, टैक्स नहीं लगेगा तो वो जो भी व्यापारी हैं वो हमारे ऊपर क्या करेगा, जो टैक्स के पैसे हैं। मान लो आज मेरी फसल गेहूं का रेट 1800 रुपये फिक्स कर दिया गया, उसके बाद में 165 रुपये समथिंग जो 8% टैक्स लगता है मंडी समिति का, वो मान लो 30% और मिला के 200 रुपये मेरे को प्लस देगा। तो मैं लालच में आऊंगा तो मैं मंडी से बाहर फसल को बेचना शुरू कर दूंगा। लेकिन उसका सिर्फ 30% नुकसान हुआ, 30 रुपये, और उसका 165 रुपये या 170 रुपये उसका जो टैक्स बच गया वो मेरे को देगा। उसके बाद में जो व्यापारी मंडी में बैठे हुए हैं आज की डेट में फसल को खरीदने वाले, धीरे धीरे अपने बिजनेस को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में वो धीरे धीरे अपना बिजनेस चेंज होगा। फर्स्ट स्टेप आ गया ये। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका क्या होगा। आज मान लो वो स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। जैसे अपने आज मैं कोई रिचार्ज करवाता हूँ फोन का, कि मैं 1 मंथ का करवाऊंगा तो मेरे को 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो डिफरेंट तरीके से, उसके बाद में 300 का 400 का, अगर मैं अपने बैंक में FD करवाते हैं, आज 1 साल की करवाई तो मेरे को ये ब्याज मिलेगा। अगर मैंने 2 साल की करवाई ये, 3 साल की करवाई ये, और 5 साल की करवाई ये, तो मान लो वो मेरे को बोलेगा कि आप 5 साल के लिए हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीज करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। जब मैं मेरी फसल को खरीदने वाला बंदा कोई नहीं होगा, जब मेरे को ये कर देगा कि आज मेरी फसल को खरीदने वाले 100 बंदे हैं, उन 100 बंदों को दरकिनार करके साइड में करके एक बंदा रह जाएगा। उसके बाद में मैं मार्केट में फसल लेके जाऊंगा तो एक बंदा खरीदने वाला होगा, तो वो बंदा मेरे को ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी फसल जितनी मेरे को चाहिए थी मैंने खरीद ली, आज मैं इस रेट में आपकी फसल खरीदूंगा। बिल्कुल।
उसके बाद में मैं सेकेंड स्टेप पे जाऊंगा। सेकेंड स्टेप ये होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लीज करने की साइड में जाऊंगा। उसके बाद में मेरे को ये बताएंगे कि आप अगर 1 साल के लिए हमारे साथ लीज करोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो आपको 1 रुपये 20 पैसे मिलेंगे। अगर आप 3 साल के लिए करोगे तो आपको 1.5 रुपया मिलेगा। अगर आप 20 से 21 साल के लिए करोगे तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। तो किसान, एक चीज़ है कि मेरी फसल बिक नहीं रही, आज मैं पैदा कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि यार चलो 20-21 साल ही करता हूँ तो मेरे को 2 रुपये चाहिए। जब मैं 2 रुपये के लिए जाऊँगा तो मान लो आज मेरे फादर साहब के नाम पे ज़मीन है, आज की डेट में उन्होंने लीज कर ली उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। आज मेरे फादर साहब भगवान को प्यारे हो गए तो उसके बाद में वो लीज में तो मैं बाधित रह गया ना। उतने टाइम तक तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकता, ना मैं इंतकाल चढ़ सकता है ना कुछ हो सकता है, तो मैं बाधित हो जाऊंगा, उसमें बन जाऊंगा। मैं वेट करूंगा। उसके बाद में ये कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ेंगे, इतने बड़े बंदों से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो सेकंड स्टेप, उसके बाद में थर्ड स्टेप, जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी कि मैं जमीन नहीं छुड़वा पाऊंगा तो फिर जो मजदूर है वो मजदूर की जगह मैं मजदूर बन जाऊंगा। तो जो मजदूर है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि जैसी बॉम्बे में आज एक भीख मांगने वाले की जगह है वहां पे वो आ जाएगा, और जो दिहाड़ी करने वाले की जगह है वो मैं आ जाऊंगा। जो बंदे को मैं बुला रहा था कि मेरे काम पे आओ, उसके बाद में बेरोजगार भी बढ़ेगी और किसान ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ खाना खाने के लिए बाधित रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ ना मैं कपड़ा खरीद पाऊंगा, ना मेरे बच्चों को स्टडी दे पाऊंगा, ना कुछ। फिर वो दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी और देश में ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं ये कि या तो बहुत लेवल पे अमीर हो या बिल्कुल गरीब लेवल, मैंस या प्लस। और मैंस प्लस करने की स्थिति में ये देश को दोबारा ला रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी को ये भी नहीं पता, जो एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूंगा कि आज किसी भी सिटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जितनी फैमिली वाले लोग हैं, आज अगर मेरे को कहीं भी रेंट पे घर लेना है तो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे कि आपकी फैमिली है या आप अकेले हो। बिल्कुल। अगर मैं बोलूंगा कि मैं अकेला हूं तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम तो घर फैमिली वाले को देंगे। हो रहा है। तो हमने तो देश विदाउट फैमिली वाले को दे दिया, तो इसलिए हमारे हालात ये हैं। हम तो सिर्फ काले बिलों को वापस करवाना चाहते हैं, और ना हमें ठंड से तकलीफ है, ना हमें खाने से तकलीफ है, ना किसी और चीज से तकलीफ है। सिर्फ अगर हमें कोई तकलीफ है तो वो सिर्फ ये जो 3 काले बिल हैं। मैं ये कहता हूं कि ये हिटलर आया था या अब हिटलर के बाद में अगर तानाशाही है, हम ये किसानों को ये पता है कि अगर ये जंग जीतते हैं तो ऐसी कोई सरकारें नहीं आएंगी जो किसी किसान के विरुद्ध या किसी भी इस देश के वसिंदे के तरफ आंख उठा के देख सके। अगर हम ये जंग हार गए तो मैं ये कहता हूं कि मैं किसान की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ तानाशाही चलेगी इस देश में, जैसे अरब कंट्रियों में चल रही है या साउथ कोरिया में चल रही है। और सेकंड, सबसे बड़ी मैं आज एक बात कह रहा हूं कि जो नेशनल मीडिया है वो तो साउथ कोरिया की तरह साइलेंट हो गई है, वो तो गवर्नमेंट के प्रेशर में है। लेकिन जो उसके बाद में अपने दूसरी मीडिया जो लोकल, या अपने ये मान लो कि एक आप ये मान लो कि किसी स्टेट के लिए या कैसे, वो जो मीडिया है वो ग्राउंड लेवल पे आके वर्क कर रही है। लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो बिल्कुल ऐसा, मेरे को आज ऐसा महसूस होता है कि मैं साउथ कोरिया की मीडिया के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि साउथ कोरिया की मीडिया की तरह ही अपना नेशनल मीडिया हो चुका है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, इसलिए हम आपके बीच में हैं ताकि हम लेकिन आपकी बातें सोशल पहुंचा मीडिया के लिए मैं सलाम और सलूट करता हूं, वो ग्राउंड लेवल पे आके दिखा रहे हैं कि देश की जनता भी जानती है और मोदी जी को जान चुकी है।
और मोदी जी को हर हाल में हारना पड़ेगा, क्योंकि सच जीतेगा और झूठ हारेगा, क्योंकि हमेशा उन्होंने झूठ बोला है और सच जीतेगा और जीत के रहेगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट देखो, सबसे अपनी अपनी बात जानेंगे, सबको मौका मिलना सर चाहिए। एक मिनट, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या अब किसानों का निजीकरण करेंगे? क्या किसानों के पीछे राजनीति करेंगे? किसानों को वो बेचेंगे? आपकी बात भी मैं समझ रहा हाँ, हूँ सारी बात, लेकिन कार्ल आप मार्क्स- पहले अपने आंसू पूछिए। आपके आंसू आ रहे हैं, आप पूछिए, उनको साफ कीजिए। आप हाँ, पहले अपने आंसू हमारे लिए आप नहीं अपने है। आंसू साफ ये कीजिए। आंसू है ना हमारे किसान बाप के लिए है, जो यहाँ पे बैठे हैं बुजुर्ग, ये आंसू उनके लिए है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने भी आज़ादी से पहले सोचा होगा कि हम आज़ाद होंगे, बिल्कुल सही बात है, सोचा होगा। हर किसान आज़ाद होना चाहता है, बिल्कुल। लेकिन आज़ाद नहीं हुआ किसान। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों किसानों एक हो जाओ, नहीं तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम्हारा शोषण होता रहेगा। आज वही हो रहा है। किसान जब तक आज़ाद नहीं रहेगा, जब तक अपना हक नहीं लेगा, बिल्कुल सही बात। और हक तब मिलेगा जब उनको ये अपनी जमीन मिलेगी, अपनी ताकत मिलेगी, बिल्कुल। और ये उनकी ताकत छीनी जा रही है उनसे। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरकार को झुका देंगे, हम नहीं लेकिन हमारा देश का अन्नदाता नहीं झुकेगा, किसान नहीं झुकेगा। कहने का मतलब इनका ये है जी, हाँ। इसमें 3 युग नहीं रहेंगे, फिर 2 युग बन जाएगा। जैसे अडानी अंबानी है वो अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। रिच और बिकम किसान का मोर विकास रिच, नहीं पुअर होगा। बिकम मोर किसान पुअर। कभी उठ नहीं सकेगा। किसान जैसा है उससे भी नीचे चला जाएगा। और एक समय वो आएगा, जैसे पहले क्या करते थे, जमीन कुड़क करके फिर वो अपने नाम रजिस्ट्री करवा लेते, वो समय आ जाएगा और किसानों की पूरी जमीन भी ले लेंगे आने वाले समय। बिल्कुल। और भाइयों से भी बात जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, आप मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो। एक मिनट सर, ये वायर आपके पीछे से आ रहा है शायद। हाँ जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र दैया है, सुरेंद्र जी जिला दैया जी। भिवानी, हरियाणा से, गांव कोतवार से। सुरेंद्र जी, किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तकलीफ तो आपको? सारे भैया ताई ने आपको समझ आ गई। बिल्कुल। तकलीफ तो यही है, आप मानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, मेरी बात जो मोदी तक बताओ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी के अंदर पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बने देश आज़ाद होने के बाद में, जो किसान को सड़क पर लाने वाला है। आज तक कभी कोई किसान को सड़क पर नहीं लाया, ये मोदी जी है जी। इससे पहले बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। हम मोदी जी के, हमारी गलती क्या थी कि हमने मोदी पर इतबार किया, हमें उसको वोट देखी, किसी पर तो इतबार करना पड़े। हमने सारी सरकारें छोड़ की, मोदी जी पर ईमानदारी करी कि मोदी जी कहता है मैं किसान का भला करूंगा, आने वाले टाइम में उसकी आय दोगुनी करूंगा। 2021 लागी, 22 को नाम लेता है, अरे दुगनी जान दे तू, मतलब कम से कम 1.5 गुना कर दे। पहले वाली पड़ी रहने दो। हाँ भाई, कम से कम 1.5 गुना कर दे। 2022 गई, दोगुनी करने तो गई, लेकिन किसान को सड़क पर ले छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। मानते आप है? जी। ये किसान है ना, किसान को मेरी बात सुन ले, मोदी जी ने दुख दिरक पर पार टेक दिया। जी। ये वही किसान है, इस देश को मेरी बात सुन, किसान महात्मा गांधी पूछता है और भगत सिंह भी मानता है, वही किसान है। मोदी जी को समझा देना, मेरी आवाज आप समझाओ तो, वही किसान है ये हिंदुस्तान का। जब यहाँ मोदी जी क्या, जो हिंदुस्तान की पब्लिक है जो तख्त पर बिठा सकती है ना, तो मोदी जी को गिरा भी सकती है। मोदी जी को मेरी बहन देश का राजा बनाया था, उसको भगवान नहीं बनाया। मोदी जी को कह देना कि यार भगवान बनने की कोशिश मत कर, तुम तेरे को राजा बनाया तो राजा बन के रह तुम। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ। और कोई भाई कुछ कहना चाहेगा? हम सबकी बात सुनेंगे, आप सब बताना आप कुछ कहना। जी हाँ, बताइए। हाँ जी सर। सर देखो, आज के हालात ऐसे हो रहे ठंड हैं। काफी है, आपने कुछ पहन नहीं रखा है। हाँ, इसका अंदर आप, से आप इसका आप विशेष ध्यान रखिए, अपनी जो स्वास्थ्य है वो सबसे पहले है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमें अभी ठंड लगती वो नहीं क्या, है। और किसान है वैसे भी। नहीं ठंड लगती नहीं, हम सारे बैठे तो हैं। क्या हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपका सर- नाम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेश कुमार मीना है, मैं दौसा से आया हूँ, राजस्थान दौसा से। क्या सर करते हैं आप वैसे? मैं IIT दिल्ली में पढ़ता हूँ सर। जी, IIT दिल्ली से आप? हाँ जी सर।
काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, पढ़ाई में भी आप बहुत होशियार हैं। हाँ जी सर, लेकिन मैं सर एक किसान का बेटा हूँ तो मैं इन फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, जो आंदोलन है उसकी सारी बातों को। तो सर हालात ऐसे हो रखे हैं कि जैसे हमारे राजस्थान में बाजरा बहुत ज़्यादा होता है, लगभग देश का 41% बाजरा वहीं होता है। तो जो बाजरे की MSP रेट 2100 है, वो बाजरा वहाँ 1000-1200 में लोग बेचने को मजबूर है, वो भी मुश्किल से बिक रहा है इतना। वही मक्के की फसल में देखें तो 1800 रुपये, 1850 MSP रेट है, उसका 800-1000 रुपये से ज़्यादा MSP नहीं मिल रहा। तो सरकार क्यों ना इसको गारंटी कर देती। सरकार सिर्फ बोलती है कि 5-6% हम खरीदते हैं, ये तो शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। जो मोदी जी बोलते थे हम कर्ज माफ़ी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन तो छोड़ो, MSP तक नहीं दे सके, तो ये तो एक शर्म की बात है। और अब बोल रहे हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं या फिर किसी के भी लिए कि अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। तो उससे तो पहले जैसे आलू और प्याज में होता था वही हालात इसमें हो जाएंगे। जो साधारण फसलें हैं, गेहूँ हुआ, चना हुआ, ऐसी स्टोर करो और उसका कीमत बढ़ाओ। हाँ, उसका अनलिमिटेड कर दिया। पहले तो कुछ लिमिट थी उसकी। जो पहले प्याज और आलू में आपको पता है 2-5 रुपए किलो प्याज खरीद के हमको 100-150 रुपए में मिलता था। आलू और प्याज दोनों की यही हालत हुई। वही हालात गेहूं में होने वाला है। जो गेहूं हमसे 15-20 रुपए किलो खरीदते हैं, वो गेहूं ये लोग 50-60 रुपए कितना भी इनके मन मर्जी से कर देंगे। और फिर बोलते हैं कि जब तक एक साल में डबल नहीं हो जाता उसकी कीमत, तब तक हम लोग उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। मतलब एक साल में डबल तो अगले साल तो फिर 4 गुना हो गया ना, फिर 8 गुना हो गया। जितना स्टोर बढ़ता रहेगा उस हिसाब से उसकी हाँ, कीमत दोगुनी चौगुनी उस हिसाब से करते जाएगी। हैं। दूसरी बात है, लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे। यहाँ देश में 2 हेक्टेयर से कम 86% किसान है। कहाँ कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? क्या समझता है कॉन्ट्रैक्ट? जो लोग पर्सनल अपनी खेती कर सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है? अगर MSP का उसको भाव मिल गया तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोग फालतू में राजनीति कर। और दूसरी बात, इतने लोग यहाँ बॉर्डर्स पर मर गए, 50 से ज़्यादा लोग लगभग खत्म हो चुके हैं हमसे पहले। 36 किसान 37 किसान, हाँ 42-43 किसान खत्म हो चुके हैं। और ये लोग कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, खालिस्तान, कितनी झूठी बातें। तो ये सारा जो गोदी मीडिया का पूरा एक भ्रम फैला रखा है इन लोगों ने, वो इनको शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा इनको देश की जनता ने समर्थन दिया था, यही किसान थे जिन्होंने इनको वोट दिए थे, और आज उन्हीं के लिए पाकिस्तान मुर्दा तरह तरह की बातें करते हैं। तो इन सभी के लिए लानत है। और दूसरी चीज़, जो ये बोलते हैं कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, वो पार्टी गुमराह कर रही है, वो पार्टी, ये सब फालतू की बातें हैं। किसान अपना हक समझते हैं, क्योंकि किसान ऐसी बात नहीं है, इनके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं तो सारी चीज़ें समझते हैं। आप किसी से आकर बात करके देखो एक बार, ये सब चीज़ें समझते हैं, संविधान जानते हैं, कानून जानते हैं, इनको एक एक पॉइंट का मालूम है। तो ये लोग जो मूर्ख समझ रहे हैं किसानों को, ये बात बिल्कुल गलत है। और हर बार ये लोग वार्ता करते हैं किसानों से, ये सब पूरा झूठा ड्रामा चल रहा है इनका। कोई वार्ता नहीं, सिर्फ खुद का पक्ष रख देते हैं, किसानों की सुनते नहीं है। वार्ता करने की क्या ज़रूरत है? MSP लागू कर दो, कानूनों को वापस ले लो। किसान चाह नहीं रहे वो कानून, अगर उनको चाहिए तो कोई उनको अच्छा लगता है उसको दे दो, किसान तो नहीं चाह रहे। तो ये सब उनका ड्रामा है। जो बड़े कॉरपोरेट्स लोग हैं जो इनको पार्टी चुनावों में फंडिंग करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक कानून है, बाकी किसान के लिए कोई कानून नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? जितेश कुमार मीना, जितेश कुमार दौसा से हैं और ये IIT दिल्ली के अंदर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एक इंजीनियर के रूप में अपना भविष्य उभार कर सामने लाएंगे। और एक किसान के बेटे होने के साथ साथ ये यहाँ किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी बातें कह रहे हैं। बाकी हम आपको बराबर यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये लास्ट, हाँ बताइए। कल आपकी मीडिया आई थी, वो अब तक कह रही थी, कल यहाँ से हमने वो कहने लगे हमें, बोले तुम पब्लिक को परेशान करते हो जी। अच्छा, इसका मतलब हम पब्लिक को परेशान करते हैं? हम परेशान है नहीं, हम यहाँ किसान बैठे हैं। हम, मेरी बात थोड़ी, बच्चे बूढ़े बाप बाप को छोड़ के रहे, हमारे बच्चे हैं, सर्दी में हम भी, मेरी बात दुखी रहे हैं, क्या हमारे कोई आगे पीछे है नहीं? इसका मतलब वो कह रहे थे कि हमने कोई रास्ता नहीं रोका, हरियाणा सरकार ने रोका, हम तो दिल्ली जा रहे थे पैदल, हरियाणा सरकार ने मेरी बात बैरिकेड लगा दिए, हम तो कोई रास्ता नहीं रुका। आपकी मीडिया की बोले कि आपने रास्ता बंद कर दिए, पब्लिक दुखी है, इसका मतलब क्या होता? हम ही गुनहगार है? सरकार कोई गुनहगार नहीं है, हमारी कोई बात नहीं, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी सबसे सिरमौर जी, सबसे, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं है जी। उन्होंने ये बोला कि प्रोटेस्ट करने का हक लोकतंत्र में हर बंदे को है, हर इंसान, हर व्यक्ति को राइट टू है, ठीक है। लेकिन आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, अगर प्रोटेस्ट करने का हक हमें है तो हमें क्यों रोका गया? फर्स्ट,
वो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि जो 3 काले कानून बने, अगर संविधान को उन्होंने कभी समझा होता तो ये 3 काले बिल कभी पास नहीं हो सकते थे। बिल्कुल। फर्स्ट, उनको दरकरार करके उन्होंने बिल को पास करा। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल दिया कि प्रोटेस्ट करने का हक हर इंसान को है, तो बैरिकेड्स क्यों? ये आप एक चीज ये दिखा सकते हैं। नेशनल मीडिया को एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम बंदे रॉन्ग हैं तो मैं नेशनल मीडिया, जी मीडिया के लिए तो मैं शेम फील करता हूं। मैंने उनके लिए तो मैंने ट्विटर पे करा था। सुधीर चौधरी ने आज से 2-3 दिन पहले जो हमारे 99 में प्लेन हाईजैक हुआ था, जो पाकिस्तान के आतंकवादी जो हमारे देश को खत्म करने के लिए उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को हाईजैक करके गन पे पॉइंट पे रख के उसके बाद में आतंकवादियों को छुड़वाया। तो मीडिया ने उस दिन, सुधीर चौधरी का ये कहना था कि उस टाइम पे सरकार पे मीडिया ने प्रेशर बनाया और सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि उन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। आज कहाँ है सुधीर चौधरी? मैं सुधीर चौधरी से ये पूछना चाहता हूं कि हाँ, आज आप कहाँ हो? किसान को, जो अन्नदाता हैं इस देश के, जब देश को खाने की, अनाज की जरूरत थी, उस टाइम पे ये हरी क्रांति लेने वाला किसान को आज आप 99 के हाईजैकर के साथ जोड़ रहे हो, तो शेम यू, शेम यू। बिल्कुल। मैं शेम फील करता हूं कि ऐसा चैनल हमारे देश में है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे चैनल को अगर सुधीर चौधरी जी सुन रहे हैं तो मैं जी न्यूज और मैं आज तक वालों को और रिपब्लिक वालों को ये कहना चाह रहा हूं कि आप साउथ कोरिया जाओ। साउथ कोरिया में आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको ऐसी मीडिया साउथ कोरिया को चाहिए, इंडिया को नहीं चाहिए। इंडिया को ऐसा ही मीडिया चाहिए जो आज आप ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हो। बस। आपका नाम वापस बताना सर। मेरा नाम सुखजीत सिंह है। सुखजीत जी, आप क्या कार्य करते हैं वैसे? मेरी बात सुनिए, मेरे दादा परदादा, मेरे फादर, मैंने खुद भी एग्रीकल्चर करा है। उसके बाद में न्यूजीलैंड गया था, उसके बाद में मैं 2006 में इंडिया में आया। उसके बाद में मैं आज बिजनेस भी कर रहा हूँ और मेरी एग्रीकल्चर दो फार्मिंग भी कर रहा हूँ, दोनों चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मेरे को ये फील हो रहा है, आज के मीडिया को देख के मेरे को सिर्फ तो साउथ कोरिया का याद आ रहा है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं साउथ कोरिया में हूँ। लेकिन मेरे को आज बहुत खुशी हुई कि जो मेरा नेशनल मीडिया बिक चुका है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो आज ग्राउंड लेवल पे आके ऐसा काम कर रहा है जो इस देश के हित में है। इस देश की जो सच्चाई है, जो ग्राउंड लेवल है, अगर हम रॉन्ग हैं तो हमें रॉन्ग दिखा रहा है, अगर हम सही हैं तो हमें सही दिखा रहा है। हम ये कहते हैं कि जो भी मीडिया का चैनल, नेशनल मीडिया को हम खुला चैलेंज करते हैं, आप लाइव होके हमारे साथ, किसान के साथ, वो कहते हैं कि हम खालिस्तानी हैं, हम कांग्रेस के बी टीम हैं, किसी और टुकड़े गैंग कुछ भी हैं, हम उनको सीधा बोलते हैं लाइव होके, लाइव हो। ऐसे नहीं है कि आप हमारी बात को काट के पीट के, जब हम सच बोलना चाहें तब आप कह दो ब्रेक। ऐसा नहीं, लाइव होके हमारे साथ खुला चैलेंज है। किसान का बेटा बैठा है, किसान बैठा है, जब भी उनका दिल करे तब डिबेट करें। जो मंत्री को बिठाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को बिठाना चाहते हैं, जिसको बिठाना चाहते हैं, खुला डिबेट करो। अगर हम हार गए तो हम उठ के वापस चले जाएंगे, अगर वो हार गए तो इन कानूनों को फाड़ के उसके बाद खुदकुशी कर लें, क्योंकि इस देश का किसान को खुदकुशी पे मजबूर करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल, जैसा इन्होंने आज के दिन सुनो, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर 1947 आजाद कौन है? खाली एक किसान था। बिल्कुल, हर आदमी मेरी बात सुन ले गुलाम है, कोई किसी नौकरी करता है, कोई किसी नौकरी करता है, एक खाली किसान ही मेरी बात सुन ले आजाद था। आज ये मोदी उसको भी मेरी बात सुन ले गुलाम बनाना चाहता है। हर आदमी, अगर मैं नौकरी करता हूँ, अगर नौकरी करूंगा ना तो आप मेरे को रोटी दोगे, अगर मैं आपकी ड्यूटी नहीं करूंगा तो मेरी बात सुन ले, आप मेरे को तनख्वाह नहीं तो मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा? हर आदमी गुलाम है किसान को छोड़ करके। किसान को मोदी मेरी बात सुन ले वही काम करना चाहता है कि ये भी है कि मेरे को गुलाम हो जाए, लेकिन किसान कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा,
कह देता इंकलाब जिंदाबाद। मोदी जी को कह देना कि किसान कभी भी जैसा कि किसान यहाँ गुलाम पर नहीं देखा कि जिंदाबाद बिल्कुल एक बार नारे लगा दो। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद अरे किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। किसान और एक चीज और बता जैसा कि इन्होंने बताया कि एक भाई साहब ने बताया कि ये जो रणनीति चल रही है, जो कानून है, इसके अंदर इस प्रकार से इसको सामने लेकर आया गया है कि जिसमें गरीब और गरीब होता जाएगा और जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। वहीं एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन के यहाँ किसान बैठे हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ के अंदर कुछ लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तार काट कर जा रहे हैं। किसी ने क्या बताया, जैसी इनके समस्याएं आप सुनेंगे तो हम तो खुद आश्चर्यचकित रह गए हैं कि इस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी आप सुने, अगर लाइव कवरेज के माध्यम से, हमारे सिंस इंडिपेंडेंस चैनल के माध्यम से आप जितने लोग इनको देख पाए हैं, सुन पाए हैं और इनकी बातों को अगर आप समझ पाए हैं तो इन पर ध्यान दीजिए। और वास्तविकता यही है, हम ग्राउंड रिपोर्ट करना हमारा मकसद यही है कि आपको हकीकत आप जान पाओ, आप समझ पाओ कि वास्तविक यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरे साथ में फिलहाल कैमरामैन है राहुल शर्मा और जो लाइटिंग संभाल रहे हैं वो है शुभम और जो मेरे सूरज और जो कुणाल भटनागर हैं वो साथ में सहयोगी हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची है और हम आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। अभी के लिए धन्यवाद।